कि ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, आई एम आकाश गौर, वेलकम बैक टू योर इंडियन मेडिकल लेक्चर। गाइस, लाइव क्लासेस का मैंने बोला था, लाइव क्लासेस नहीं हो पाई। कारण उसका ये है, 3-4 दिन से बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, इस वजह से लाइव क्लासेस नहीं हो पा रही, क्योंकि नेटवर्क इशू बहुत ज़्यादा चल रहा है। ठीक है, इसलिए हमने कुछ मॉडिफिकेशन किया, कुछ टाइम के बाद लाइव क्लासेस भी आपके स्टार्ट हो जाएगी। तो देखिए गाइस, आज की जो वीडियो में पर्टिकुलर डिस्कस करेंगे एमसीक्यू पोर्शन। एमसीक्यू भी कौन से? दवाइयों के ऊपर, बीमारियों के ऊपर, कुछ बेसिक्स टॉपिक्स के ऊपर, कुछ हॉस्पिटल रिलेटेड नॉलेज के ऊपर, इन सब चीज़ों के ऊपर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते गाइस। सबसे पहली जो चीज़ आती है हमारी, देखो बेसिक, एक मैंने बेसिक से एक चीज़ ली है जो समझाने के लिए कि यदि आप मेडिकल स्टूडेंट हो तो आपको इतनी चीज़ माइंड में होनी चाहिए। देखिएगा, सबसे पहला पॉइंट है हमारा, सबसे पहला पॉइंट आता है फियर। फियर ऑफ आउट गोइंग, फियर गोइंग आउट इन ओपन स्पेस इज कोल्ड। यानी कि ये बोल रहे हैं कि खुले स्थान पर जाने से डर लगने को क्या कहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसके पहले तो फियर और फोबिया में अंतर समझ लो। देखिएगा, इस पॉइंट को आज क्लियर कीजिएगा, मैं बहुत अच्छी चीज बता रहा हूँ आपको, मेडिकल से रिलेटेड ये। एक होता है डर। आप ये मत सोचना कि सर आपने थंबनेल डाला था दवाइयों का, क्या चीज़ पढ़ा रहे हो, मैं दवाइयाँ ही पढ़ाऊंगा। थोड़ा सा मेरा मन किया कि मैं आपको बेसिक से एक नॉलेज दूं तो आपको समझ में आएगा। देखो, एक होता है फियर, एक होता है फोबिया, है ना। जैसे कि हाइड्रोफोबिया, आपने देखा जब रेबिस यानी कि जो डोगी वगैरह काट लेते हैं, जो रेबिस जो वायरल इन्फेक्शन होता है, तो वो कैसे डरते हैं पानी से। यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है, कैसे पानी से डरते, एकदम पानी को फेंक देते, यानी कि उनको पानी से डर लगने लगता है। हाइड्रोफोबिया, क्या पानी डरने वाली चीज़ है? क्या पानी पीने से आप लोग डरते हो? नहीं, मतलब अनावश्यक किसी चीज़ से डरना है, जैसे कि ऊंचाई से डर जाना, पानी से डर जाना, अकेले रहने में डरना, ये कोई बात थोड़ी होती कि डर। तो इसे हम फोबिया कहते हैं। फियर क्या होता है? यानी कि एक्चुअली, यानी कि सामने अचानक कोई शेर आ गया, है ना, तो शेर आ गया तो हम लोग सब डरेंगे। ठीक है, लोयन आ गया, तो वो एक्चुअल में, वो हकीकत में डर है जिससे सबको लगता है एकदम भूत आके खड़ा होकर सब डर जाएंगे। कौन नहीं डरता? सब डर जाता है। ठीक है, तो फोबिया का मतलब ये है कि अनावश्यक ही किसी चीज के बारे में सोच के डरना। और फियर का मतलब होता है कि हाँ, हकीकत में वो डर है, डरने लायक चीज है, तो उससे डरो। फियर से, फियर एक्चुअल में फियर होता है। अब देखिएगा, पहला क्वेश्चन है कि फियर ऑफ गोइंग आउट इन ओपन स्पेस इज कोल्ड। यानी कि खुले स्थान पर जाने से डर लगने लग, किसके, क्या कहते हैं उसे हम लोग? क्या हम उसे एल्गोफोबिया कहते हैं, एग्रोफोबिया कहते हैं, एक्रोफोबिया कहते हैं, या ब्रंटोफोबिया कहते हैं? इन चारों फोबियाओं का मतलब मैं तुमको बताता हूँ। इसको हम लोग क्लियर करते हैं। देखिएगा, एल्गोफोबिया, सबसे पहले देखिएगा एल्गोफोबिया क्या होता है। मैं चारों पॉइंट क्लियर कर रहा हूँ यहाँ पे आपको। एल्गोफोबिया यानी कि फियर फ्रॉम पेन इज कॉल्ड एल्गोफोबिया। यानी कि दर्द से डर लगना। सर सुई से डर लगता है हमको, लगता है ओबियसली, कोई लोग हैं जो सुई इंजेक्शन से डरते हैं, बचपन में हम भी डरते थे, मैं भी डरता था। तो दर्द, यानी कि चोट लगने से, नहीं चोट लग जाएगी, डर लगता है, तो वो क्या, वो एक्चुअल में डर है। कौन सा? दर्द से डर, कि मुझे दर्द होगा, दर्द से डर लगना, उसे कहते हैं एल्गोफोबिया। एक वर्ड होता है एग्रोफोबिया। फियर फ्रॉम फ्रॉम स्पेस, ओपन स्पेस इज कॉल्ड एग्रोफोबिया। यानी कि खुली जगह में जाने से डर लगने लगना। जो हमारा क्वेश्चन था वो बी सही था। यानी कि जो खुले स्थान पर हम जाते हैं, तो खुली जगहों पर जाने से हमें डर लगता है। खुली जगह पे जाने से डर लगने को हम क्या कहते हैं? एग्रोफोबिया। तीसरा हमारा एक्रोफोबिया। फियर फ्रॉम हाइट इज कॉल्ड एक्रोफोबिया। यानी कि ऊंची जगह से डर लगना। हाइट पे चले गए, ऊंची जगह पे चले गए, जब ऊंची जगह पे आप जाते हैं तो ऊंची जगह से आपको डर लगता है, तो इसे हाइट फियर, या फिर हम लोग इसको एक्रोफोबिया कहते हैं। एक और पॉइंट है ब्रोंटोफोबिया। ब्रेंटोफोबिया क्या होता है भैया? ब्रेंटोफोबिया का मतलब होता है कि फियर फ्रॉम थंडरस्टोन इज कॉल्ड ब्रेंटोफोबिया। यानी कि बिजली कड़कती है ना, कुछ लोग डर जाते हैं। ठीक है, पिक्चरों में देखा होगा आपने, गाना चलता है बीच में बिजली कड़की, समझ रहे हो? ठीक है, लेट्स कम ऑन द टॉपिक। तो ब्रेंटोफोबिया मतलब थंडरस्टोन, यानी कि
आपको बिजली कड़कने से डर लगने लगा, तो इसे हम लोग ब्रेंटोफोबिया कहते हैं। तो मैंने चारों पॉइंट आपके क्लियर करे गाइस। तो हमारा जो पहले वाले क्वेश्चन का जो राइट आंसर था, डिस्कार्ड, हमारा जो इसका आंसर होगा वो होगा, हमारा राइट आंसर इज ए, यानी कि एग्रोफोबिया, खुले स्थान पर जाने से डर लगना। अब देखो कभी आपसे कोई पूछ ले कि दर्द से डर किसको कहते हैं, तो भैया एल्गोफोबिया कहते हैं। ऊंचाई से किसी को डर लगता है तो इसे हम लोग एक्रोफोबिया कहते हैं। और बिजली कड़कने से डर लगने को ब्रेंटोफोबिया कहते हैं। ये चारों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बस इसका जो राइट आंसर होगा गाइज वो होगा आपका, इसका राइट आंसर होगा आपका बी। क्लियर, आगे बढ़ता हूं मैं यहां से। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका। अब देखिएगा ये एक और इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे बताई हुई है, समझे गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ पेशेंट हैव मेसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ये क्वेश्चन का जवाब सब देंगे मुझे, ठीक है। क्वेश्चन है कि इफ पेशेंट हैव मेसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड रिसीवर इन डेवलप्स आयरन ओवरलोड एज अ कॉम्प्लिकेशन, क्या क्या हो सकता है, मतलब कि बोलना है। देखो आप पूछे दवाइयों के बारे में, ऐसे डिस्कस करेंगे हम लोग, ठीक है। बोल रहा है कि कोई मरीज है जिसको क्या हुआ, मेसिव जिसकी कोई एक्सीडेंटल केस आया, समझेगा, एक मरीज है हॉस्पिटल में आया, एक्सीडेंट हो गया, उसका शरीर का बहुत ज़्यादा खून निकल गया, तो क्या करोगे, ब्लड चढ़ाओगे। अगर उसको ज़्यादा ब्लड लगता है उसे हम लोग कहते हैं मेसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन। पहली चीज़ तो ये कि मेसिव का मतलब क्या है कि भैया जब ज़्यादा मात्रा में खून चढ़ाया जाए तो मेसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है, जिसकी वजह की रिजल्ट डेवलप आयरन ओवरलोड। ज़्यादा खून चढ़ गया और मरीज को आयरन ओवरलोड हो गया, आयरन की मात्रा ज़्यादा हो गई, तो बोल रहा है आयरन, तो उसका क्या हो सकता है, ठीक है। तो उसको एज हम क्या कर सकते हैं, उसमें हम क्या दे सकते हैं मरीज को, ठीक है। उसके अलावा उसके हम लोग दे सकते हैं नालक्सोन, या फिर उसके अलावा कैल्शियम ग्लूकानेट, या फिर मतलब क्वेश्चन का मतलब ये है कि किसी मरीज को अगर आयरन ओवरलोड हुआ है तो आयरन ओवरलोड के कंडीशन में आप मरीज को क्या एंटीडोट दोगे, क्या उसको दवाई दोगे, है ना। नालक्सोन इंजेक्शन दोगे, कैल्शियम ग्लूकानोड दोगे, या फिर एक्टिवेटेड चारकोल दोगे, या फिर उसके अलावा डिफ्रोक्सामाइन दोगे। इसमें से राइट आंसर सब मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं इसका एक्सप्लेन कर देता हूँ। वीडियो रोक के सब लोग इसको क्लियर करिएगा, फिर ही आगे बढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। देखिए एक्सप्लेनेशन दी हुई है, डिफ्रोक्साइन, ठीक है, इट इज एंटीडोट विच इज यूज व्हेन आयरन ओवरलोड ड्यूरिंग द मेसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन, यानी कि ज़्यादा रक्त देने पर यदि किसी को आयरन ओवरलोड हो गया है, आयरन की मात्रा ज़्यादा बढ़ गई है, तो उसको एंटीडोट के रूप में हम लोग ये वाला इंजेक्शन देते हैं, उस मरीज को हम लोग ये वाला इंजेक्शन दिया जाता है, ठीक है। याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है ये एंटीडोट, कहीं ना कहीं आपको इंपॉर्टेंट रहते हैं, हेल्प करते हैं। इस ये जो आपको मिल जाएगा, किस नाम से मिल जाएगा, ये देखो मार्केट में किसी भी नाम से मिले, आप तो सीधे सीधे बात है कि भैया उसका कंपोजिशन रहता है ना डिफ्रोक्सामाइन, ठीक है। और दूसरी चीज लिखिए, मेसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन मींस ब्लड इज ट्रांसफर मोर अमाउंट। देखो सिंपल बात वही बताइए कि भैया मेसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन का मतलब होता है कि जब ज्यादा मात्रा में खून चढ़ाया जाए उसे मेसिव ब्लड। तो ये क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा गाइस, ये क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका डिफ्रोक्सामाइन। डी इज आर राइट आंसर, ठीक है। डी राइट आंसर क्यों है, क्योंकि ये एंटीडोट है। एंटीडोट कब दिया जाता है, जब मरीज को आयरन का ओवरलोड होता है, उसके शरीर में आयरन की मात्रा बहुत ज्यादा हो जाती है, तब इसको दिया जाता है। क्लीन करता हूँ और आगे बढ़ता हूँ, इसका क्लियर हुआ। नेक्स्ट हमारा आता है, ठीक है, विच वैल्यू ऑफ हीट। ये बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है गाइस, मैंने लिया है, समझेगा। यहाँ पे देखिएगा कि विच वैल्यू ऑफ हीमोग्लोबिन, किस वैल्यू के हीमोग्लोबिन डायबिटिक पेशेंट इज इंडिकेट ऑफ गुड कंट्रोल ऑफ ब्लड शुगर लेवल। मधुमेह एक सबको पता है भैया शुगर की बीमारी होती है। अब इस शुगर की बीमारी में क्या पूछ रहा है कि मधुमेह रोगी में HbA1c की कितनी मात्रा को सामान्य या फिर गुड या फिर अच्छा माना जाता है, वो वैल्यू बताइए आप। क्या उसकी जो वैल्यू है 6.6 से लेकर 8.0 तक होती है, 8.10 होती है, 8 से लेकर 10 तक होती है, 6 से लेकर 10 तक, या 4 से लेकर 5 तक। जल्दी से आप लोग इसका राइट आंसर मुझे बताओ कि जो गुड वैल्यू एक HbA1c शुगर के मरीज में HbA1c की सामान्य मात्रा कितनी होनी चाहिए। इसका जो राइट आंसर देखते गए हम लोग, इसका एक्सप्लेनेशन समझा देता हूँ।
ठीक है, 4 पॉइंट से लेकर 5%। ठीक है, याद रखिएगा जो इसका जो राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा गाइस ये वाला। ठीक है, डी इज द राइट आंसर। क्यों है उसके बारे में समझिए, एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा बता देता हूं मैं। ठीक है, देखिएगा राइट आंसर जैसे कि मैंने बोला कि 4 से लेकर 5% हो, क्योंकि HbA1c टेस्ट विच इज मेनली यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ शुगर। ठीक है, बिफोर 3 मंथ। पहली चीज तो ये है कि भैया आप पूछोगे सर ये HbA1c क्या चीज़ है। भैया HbA1c एक ऐसा टेस्ट है जिसका इस्तेमाल करके मरीज की 3 महीने पुरानी शुगर पता की जा सकती है। पहली चीज़ तो HbA1c टेस्ट के बारे में समझ में। दूसरी चीज़ है हाई लेवल ऑफ दिस टेस्ट इंडिकेट डायबिटीज़, यानी कि अगर HbA1c की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो वो डायबिटीज़ को दर्शाती है। परंतु एक कोई मरीज आया, हमें पता करना है कि भैया उसके शरीर में डायबिटीज़ है कि नहीं है, उस मरीज को डायबिटीज़ हुई है कि नहीं हुई है, तो वो पता करने के लिए उसका HbA1c टेस्ट करवा लो। कितना होना चाहिए, गुड क्या माना जाता है, 4 से लेकर 5% तक अच्छा माना जाता है डायबिटिक पेशेंट के अंदर। ठीक है, आगे बढ़ता हूं मैं यहां से। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रग ऑफ चॉइस ऑफ वोमिटिंग ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। अब देखता हूं मैं इसका आंसर मुझे कौन, जल्दी से आप लोग पहले मुझे कमेंट करो, इसका आंसर मुझे बताओ कि भैया जब कोई महिला है, गर्भवती महिला है, दवाइयों के बारे में ही ये सारी चीजें, तो कोई महिला है तो उस महिला को गर्भवती के समय जब वो प्रेग्नेंट रहती है तो कौन सी दवाई सुरक्षित होती है उल्टियों के लिए। ठीक है, इसमें 3 क्वेश्चन क्लियर कहूंगा। एक तो जो महिलाएं होती है गर्भावस्था में उनको उल्टियां आती क्यों है ना, कारण क्या है भैया उल्टियां होती है। नॉर्मल महिला को तो होती नहीं है, 1 मिनट गेस, नॉर्मल महिलाओं को तो उल्टियां होती नहीं है, फिर उस महिला को उल्टी क्यों होती है गर्भावस्था में, पहला चीज ये। और उल्टी होने को क्या कहता है गर्भावस्था में, तीसरी चीज ये। और उनके लिए कौन सी दवाई सुरक्षित मानी जाती है, जल्दी जल्दी कमेंट करो, वीडियो को रोको और जल्दी से कमेंट करो, डिलीट करके फिर डबल मत करना है, देखूंगा सबकी कमेंट। ठीक है, बेसिकली इसका जो राइट आंसर जो होगा गाइस हमारा, इसका जो राइट आंसर होगा, पहली चीज है मेटाक्लोप्रामाइड। इसका जो राइट आंसर आप टिक कीजिएगा मेटाक्लोप्रामाइड। ठीक है, ये वोमिटिंग के लिए हम महिलाओं को सबसे सुरक्षित, इसके अलावा दूसरी दवाई हमें नहीं देना चाहिए महिलाओं को। ठीक है, वोमिटिंग के लिए, यानी कि जो मॉर्निंग में जो वोमिटिंग वगैरह टाइप लगता है तो उसके लिए मेटाक्लोप्रामाइड इज अ राइट एंड गुड ड्रग चॉइस। ठीक है, क्लियर हुआ, इसका जो राइट आंसर हुआ मेटाक्लोप्रामाइड हुआ। इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में समझाता हूं आपको। इट इज अ सेफ मेडिसिन इन प्रेगनेंसी फॉर वोमिटिंग। ये जो दवाई है जो यहाँ पे दी हुई है गाइस, ये जो दवाई है ये एकदम 1 मिनट, ये क्या बैक हो गया। ठीक है, मेटाक्लोप्रामाइड जो ये वाली जो दवाई होती है गाइस एकदम सुरक्षित होती है, कंप्लीटली सेफ होती है वोमिटिंग में, कब, प्रेगनेंसी के समय महिला को दी जा सकती है। ठीक है, अब देखिएगा सेफ मेडिसिन होती है। दूसरी चीज इसमें यह है कि भैया ड्रग ऑफ दिस प्रेगनेंसी वोमिटिंग, सॉरी, ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी वोमिटिंग सेंसेशन इज कॉल्ड मॉर्निंग सिकनेस। ये पॉइंट याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब महिलाओं को उल्टियाँ होती है सुबह सुबह के समय तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे हम लोग कहते हैं मॉर्निंग सिकनेस। मॉर्निंग सिकनेस मतलब कि महिलाओं को सुबह सुबह गर्भावस्था में उल्टियाँ होना मॉर्निंग सिकनेस कहलाती है। दूसरी चीज, वोमिटिंग सेंसेशन इज ड्यू टू, ये पॉइंट हाईलाइट कीजिएगा, HCG हॉर्मोन्स। ठीक है, ह्यूमन ह्यूमन कोलेरेनिक कोलेरेनिक गेस्ट्रोट्रोफिन हॉर्मोन्स। ठीक है, ये बहुत कोएलर्जेनिक, ये थोड़ा सा यहाँ पे शायद मिस्टेक हुआ है, ये ह्यूमन कोएलर्जेनिक होगा शायद कुछ, एक बार मैं इसका देख लूंगा एग्जैक्टली, क्योंकि क्या होता है कभी कभी टाइपिंग में मिस्टेक हो जाती है। तो जो HCG हॉर्मोन्स है ना, HCG हॉर्मोन्स की वजह से महिलाओं को वोमिटिंग होती है प्रेगनेंसी के समय में, ये चीज ध्यान रखना। HCG हॉर्मोन्स के कारण महिलाओं को गर्भावस्था में उल्टियाँ होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को आप लोग नोट कीजिएगा। ठीक है, क्लीन करता हूं मैं, इसका पॉइंट समझ में आया कि भैया ड्रग ऑफ मेटाक्लोप्रामाइड सबसे सुरक्षित दवाई होती है जो कि हम लोग वोमिटिंग के लिए देते हैं महिलाओं को प्रेगनेंसी में। आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन, मेडिसिन यूज फॉर वोमिटिंग ड्यूरिंग द कीमोथेरेपी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि भैया जब हम कीमोथेरेपी करते हैं, कैंसर के लिए देते हैं, सबको पता है कीमोथेरेपी, तो कीमोथेरेपी करते समय, उस कीमोथेरेपी को करते समय यदि महिला, सॉरी,
महिला क्या, किसी भी व्यक्ति को वोमिटिंग अगर आती है तो उसके लिए ड्रग ऑफ चॉइस क्या होनी चाहिए, उसको सबसे सुरक्षित दवाई और अच्छी दवाई क्या मानी जाती है वोमिटिंग के लिए, कीमोथेरेपी के समय उल्टियों के लिए कौन सी दवाई का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, तो उसके लिए जो दवाई होती है बताइएगा आप लोग मुझे, क्लोप्रामाइड होती है या फिर ओंडासेट्रॉन होती है या फिर बेनेड्रिल होती है या फिर पायरिडॉक्सिन होती है, ठीक है, कब, कीमोथेरेपी के समय। तो इसका राइट आंसर मैं बता देता हूँ गाइस आपको, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगी ओंडासेट्रॉन। ओंडेम के नाम से इंजेक्शन टेबलेट सब मिल जाती है, काफ़ी फेमस है, जो कि कीमोथेरेपी के समय में दी जाती है, इस अच्छी होती है, ठीक है। ओंडासेट्रॉन कुछ ये टैबलेट होती है, ओंडेम के नाम से मिल जाती है, और भी बहुत सारे नाम से अवेलेबल होती है, जो कि कीमोथेरेपी में मरीज को दी जाती है उल्टियों को रोकने के लिए। आगे बढ़ता हूँ, हाइपरकेलेमिया कॉज फॉलोइंग कंडीशन, समझिएगा ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, आप लोग इजीली सोल्व कर पाओगे, मैं समझाऊंगा। तो हाइपरकेलेमिया, पहली चीज़ तो हाइपरकेलेमिया क्या होता है, हाइपरकेलेमिया यानी कि पोटेशियम लेवल ज़्यादा हो जाना, है ना, कि पोटेशियम की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, उसे हाइपरकेलेमिया कहते हैं। हाइपरकेलेमिया निम्नलिखित में से किसका क्या कारण बनता है, यानी कि किसी मरीज को हाइपरकेलेमिया हो गया तो उसके शरीर में क्या हो सकता है, क्या उसको मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो सकता है, क्या उसको मेटाबॉलिक एल्कलोसिस हो सकता है, क्या उसको रेस्पायरेटरी एल्कलोसिस हो एसिडोसिस हो सकता है, या फिर रेस्पायरेटरी एल्कलोसिस होता है। देखिएगा जो इसका राइट आंसर मैं बता देता हूँ गाइस आपको, इसका राइट आंसर होगा मेटाबॉलिक एसिडोसिस। मेटाबॉलिक एसिडोसिस क्या होता है थोड़ा सा आप समझिएगा, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज समझने वाली ये है, अब इस चीज को समझिएगा आप लोग, हमारी सेल है, समझिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं आपको, ये हमारी सेल है और ये हमारी सर्कुलेशन है, ठीक है। सेल के अंदर को हम लोग बोलते हैं इंट्रासेल्यूलर, ये हो गई इंट्रासेल्यूलर और ये हो गई हमारी एक्स्ट्रा सेल्यूलर, ठीक है, इंट्रासेल्यूलर और एक्स्ट्रा सेल्यूलर, है ना, समझिएगा। हाइपरकेलेमिया का मतलब बता रहा हूं मैं, इसका मतलब ये है कि हमारे ब्लड की ये सर्कुलेशन में ब्लड होता है, और ब्लड में याद रखना हाइड्रोजन आयन होते हैं, H+ आयन होते हैं, हर ब्लड में H+ आयन होते हैं, ठीक है, और इसके अंदर होते हैं K+ आयन यानी कि पोटेशियम सेल के अंदर होता है। तो क्या होता है कि जब भी हमें हाइपरकेलेमिया होता है, यानी कि यहाँ पर ब्लड का लेवल ज़्यादा होता है, तो जब भी ब्लड का लेवल ज़्यादा मतलब ब्लड में अगर पोटेशियम का लेवल ज़्यादा होता है, तो पोटेशियम लेवल ज़्यादा होने से क्या होता है कि यहाँ पे अगर पोटेशियम बढ़ गए तो ये ट्रांसफ़र होते हैं, स्टोर होते हैं सेल के अंदर। और याद रखना जब भी इधर से उधर एक आयन चेंज होते हैं तो इधर से फिर होते हैं चेंजेस एक और आयन, यहाँ पे हाइड्रोजन। तो यानी कि जितने ज़्यादा पोटेशियम लेवल बढ़ेंगे उतने ही ज्यादा हाइड्रोजन बढ़ेंगे ब्लड में, ठीक है, यानी कि हाइड्रोजन। और याद रखना जब भी किसी भी सॉल्यूशन यानी कि कोई भी सॉल्यूशन हुआ, किसी भी सॉल्यूशन में हाइड्रोजन की जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ती है वो एसिड होता जाता है। आपने देखा है डिस्टिल वाटर को एकदम पैक रखते हैं, खुला रख देंगे तो उसमें हाइड्रोजन आयन ऐड हो जाएंगे और वो सॉल्यूशन जो है एसिडिक बनता जाएगा। तो जैसे जैसे हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन बढ़ती है वो सॉल्यूशन एसिड होता जाता है। अब देख लीजिएगा इसका आंसर समझ में आएगा। मैंने बोला मेटाबॉलिक एसिडोसिस, मेटाबॉलिज्म ही हुआ ना, यहाँ पे एक हाइड्रोजन गया एक हाइड्रोजन आया पोटेशियम गया, यानी कि हाइपरकेलेमिया मरीज को जब भी होता है तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा गाइज वो होता है ए, मेटाबॉलिक एसिडोसिस राइट आंसर, ठीक है। ये चीज समझ में आई, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, बहुत डिटेल नहीं है इसमें। आगे बढ़ता हूं, अब आता है ड्रग ऑफ चॉइस फॉर साइनस ब्रेडिकार्डिया। अब ये साइनस ब्रेडिकार्डिया क्या होता है, देखो इस दो चीज होती है, ट्रेकिकार्डिया ब्रेडिकार्डिया। क्या मतलब भैया ट्रेकी ब्रेडी का मतलब, ट्रेकिकार्डिया टेकिकार्डिया मतलब हृदय गति का बढ़ जाना, ब्रेडिकार्डिया मतलब हृदय गति का कम हो जाना। बहुत बेसिक सी चीज है, बहुत इजी सी चीज है जो कि आपको समझना है। टेकिकार्डिया मतलब धड़कनें बढ़ गई, तो हम उसे टर्मिनोलॉजी मत बोलो धड़कन बढ़ गई उसकी, तो धड़कन नहीं टेकिकार्डिया हो गया, टर्मिनोलॉजी यूज करो आप लोग मेडिकल। तो टेकिकार्डिया मतलब होता है धड़कन का बढ़ना, ब्रेडिकार्डिया यानी धड़कन का कम होना। अब क्वेश्चन क्या है, कौन सी दवाई, मतलब किसी व्यक्ति की धड़कन कम हो गई है ना, धड़कन कम हो गई तो उसको इमीडिएटली में आप कौन सी दवाई दोगे, ब्रेडिकार्डिया, वो भी कौन सा साइनस ब्रेडिकार्डिया में, ठीक है।
क्या उसे आप एड्रेनलिन दोगे, क्या उसे आप एट्रोपिन सल्फेट दोगे, क्या उसे आप एमियोडेरोन दोगे, या फिर एस्प्रिन दोगे? इसमें से कौन सी ड्रग चॉइस होगी? जल्दी से कमेंट करके बताइएगा कि इसमें से हम लोग ब्रेडिकार्डिया में कौन सी दवाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसका गाइस राइट आंसर हो जाएगा हमारा एट्रोपिन सल्फेट। एट्रोपिन सल्फेट का इस्तेमाल किया जाता है, देखिएगा। साइनस ब्रेडिकार्डिया मीन्स डिक्रीज हार्ट बीट लेस देन 60 पर मिनट, यानी कि 1 मिनट के अंदर किसी व्यक्ति की 60 बार ही हृदय धड़क रहा है, तो उसे ब्रेडिकार्डिया कहते हैं, साइनस ब्रेडिकार्डिया। और उसमें जो दवाई का इस्तेमाल होगा, उसमें जो इंजेक्शन का इस्तेमाल होगा, वो होगा ये एट्रोपिन सल्फेट का। डोज कितना देना है यार गाइस, इसके लिए तो डिटेल से समझना पड़ेगा, इतना डिटेल हमको जाना नहीं है, मैं बताऊंगा फिर आपको कभी। तो हम लोग एट्रोपिन सल्फेट इज अ ड्रग चॉइस, जो गुड दवाई होती है, अच्छी दवाई होती है, ड्रग चॉइस इस्तेमाल करते हैं हम लोग एट्रोपिन सल्फेट का साइनस ब्रेडिकार्डिया में। आई होप कि आपको समझ में आया हो। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा गाइस हमारा, वो हो जाएगा एट्रोपिन सल्फेट। क्लियर है गाइस? अब मैं आपको एड्रेनलिन, एमियोडेरोन और एस्प्रिन और बता देता हूं भैया क्या होता है, ठीक है? ये तो समझा। अब देखो, विच ऑफ द मेडिसिन यूज इन एनाफाइलेटिक शोक। अब ये समझिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब बोलोगे सर ये एनाफाइलेटिक शोक क्या होता है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, समझो। एनाफाइलेटिक शोक होने पर कौन सी दवाई दी जाती है? एनाफाइलेटिक शोक के बारे में भी बताऊंगा, पहले आप मुझे आंसर दो। एड्रेनलिन, एट्रोपिन सल्फेट या एमियोडेरोन या फिर एस्प्रिन, इनमें से कौन सी दवाई का इस्तेमाल आप लोग करोगे? जल्दी गाइस कमेंट करके बताना मुझे, है ना इसका। तो गाइस इसकी डिटेल से समझते, आइए पहले समझते एड्रेनलिन। जो इसको पहले तो इसका राइट आंसर लगा लो, एड्रेनलिन। इसका जो राइट आंसर होगा, एड्रेनलिन इंजेक्शन का इस्तेमाल एनाफाइलेटिक शोक में मरीज को करते हैं, ठीक है? देखिएगा, क्लीन करके आगे बढ़ता हूँ। एड्रेनलिन, है ना, एनाफाइले। अब देखो, एनाफाइलेटिक शोक क्या, आप पूछोगे सर एनाफाइलेटिक शोक तो बताओ, दवाई तो बता रहे हो। एनाफाइलेटिक शोक इज अ सीवियर एलर्जिक रिएक्शन। यह बहुत ही खतरनाक एलर्जिक रिएक्शन होती है। ये एलर्जिक रिएक्शन है, ठीक है? इसमें क्या होता है, ये बहुत सारे कारणों से हो सकती है। सूजन शरीर में आ जाना, चट्टे बन जाना शरीर में, है ना, ऐसे बहुत सारे कारण यहाँ पे हो सकते हैं। इसे हम लोग एनाफाइलेटिक शोक के नाम से जानते हैं, ठीक है? इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एनाफाइलेटिक शोक मतलब होता है कि सीवियर एलर्जिक रिएक्शन, कोई बहुत ज़्यादा एलर्जिक रिएक्शन हो गई, तब एड्रेनलिन इसके अगेंस्ट में ये वाला जो इंजेक्शन है हम लोग इस्तेमाल करते हैं, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है? क्लीन करके आगे बढ़ता हूँ। अब आता है नेक्स्ट, विच ऑफ द मेडिसिन एंटी, हाँ ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द मेडिसिन यूज इन एंटी डिसरिथमिया। डिसरिथमिया का मतलब क्या होता है, ठीक है? डिसरिथमिया का मतलब क्या होता है, इनमें से कौन सी दवाई एंटी डिसरिथमिया में इस्तेमाल होती है, ठीक है? पहले डिसरिथमिया समझिए क्या होता है, बताऊंगा, पहले आप मुझे आंसर दो कि अगर जिसको पता है डिसरिथमिया क्या होता है, तो उसके में हम लोग कौन सी दवाई एड्रेनलिन, एट्रोपिन सल्फेट, एमियोडेरोन या एस्प्रिन इस्तेमाल करते हैं। इसका इस्तेमाल राइट आंसर होगा गाइस, वो होगा हमारा एमियोडेरोन, ठीक है? एमियोडेरोन क्या होता है, डिसरिथमिया का मतलब क्या होता है, देखो बताता हूँ। डिसरिथमिया का मतलब होता है गाइस, जब भी हार्ट बीट है ना गड़बड़ होती है, तो उसे डिसरिथमिया कहते हैं, ठीक है? रिदम गड़बड़ अगर उसकी होती है, ठीक है? एमियोडेरोन का इस्तेमाल जो हम लोग करते हैं सिंपली, ठीक है, एमियोडेरोन इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। इट इज ऑलवेज गिविंग आफ्टर डिजोल एंड डेक्सट्रोज। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। मरीज को हमेशा जो एमियोडेरोन इंजेक्शन है, हमेशा एमियोडेरोन का इंजेक्शन का इस्तेमाल, याद रखना गाइस, हमेशा डेक्सट्रोज 5% के सॉल्यूशन में मिलाकर ही देते हैं। यानी कि D3 जो आता है ना, D3 वाली बोतल जो आती है, ठीक है, D5 वाली बोतल आती है, D5 मतलब डेक्सट्रोज, 5% डेक्सट्रोज वाले सॉल्यूशन में मिलाना है, फिर मरीज को ये वाली जो दवाई दी जाती है। इसे डायरेक्टली इसको नहीं देना होता है। ये भी पूछा गया है बहुत बार कि एमियोडेरोन कैसे देना है। नेक्स्ट आता हमारा, विच टाइप ऑफ मेडिसिन शो, हाँ ये और अच्छा है, रेड और पिंक कलर यूरिन। देखो, हम ऐसी दवाइयाँ कौन सी खाते हैं जिससे मरीज को लाल या पीले कलर की, सॉरी पीले कलर की क्या, पिंक कलर की यूरिन निकलती है, ठीक है? जल्दी बताइएगा इसमें से मुझे। रिफाम्पिसिन, पेनिसिलिन, पैरासिटामोल या ओंडासेट्रोन, इनमें से जो राइट आंसर होगा गाइस, पहले राइट आंसर में बता देता हूँ, रिफाम्पिसिन।
इट इज़ अ राइट आंसर। कोई भी मरीज को जब रिफाम्पिसिन टेबलेट दी जाती है, रिफाम्पिसिन के इस्तेमाल से हल्की सी रेड या पिंक यूरिन आती है। अब रिफाम्पिसिन देते क्यों? टीबी में देते गाइस, बताता हूँ मैं, इसको क्लीन करके आगे बढ़ता हूँ, पहले इसको समझिए। रिफाम्पिसिन, ठीक है, देखिएगा, इट इज़ अ मेडिसिन विच इज़ मेनली यूज फॉर द ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया। ठीक है, टीबी के बैक्टीरिया के लिए इस्तेमाल की जाती है रिफाम्पिसिन। इसका जो मिक्स कंपोजिशन आता है गाइस, देखिएगा, 1 मिनट ज़्यादा जूम हो गई है। रिफाम्पिसिन एंड आयोनाइज टेबलेट होती है, रिवेल्स आईएस के नाम से मिल जाती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा कि रिफाम्पिसिन टेबलेट, और ये हम लोग टीबी में देते हैं, और इसके सेवन से, इसके इस्तेमाल करने से ये रेड और हल्की पिंक कलर की यूरिन हमें देखने को मिलेगी। नेक्स्ट आता है हमारा न्यूबॉर्न ब्लड वॉल्यूम इज, ठीक है, नवजात शिशु के रक्त की मात्रा। जल्दी से आप लोग कमेंट वगैरह बताओ, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन लिया है कि जब बच्चे का जन्म होता है, न्यूबॉर्न रहता है, तब उसका ब्लड वॉल्यूम कितना होता है। और क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, कैसे ये वेट के अकॉर्डिंग है कि भैया 100 ml पर केजी होता है, 80 ml पर केजी होता है, 500 ml पर केजी होता है, या 60 ml पर केजी होता है। इसका जो राइट आंसर मैं बता दूं आपको, वो राइट आंसर है आपका 80 ml पर केजी। यानी कि किसी भी बच्चे का जो वजन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो 80 ml पर केजी, यानी कोई बच्चा हमारा 3 साल का हुआ है, 3 ईयर का, सॉरी 3 केजी का बच्चा, ईयर क्या होता है, ठीक है, 3 मंथ, मतलब कोई 3 केजी का बच्चा हुआ है, 3 केजी का बच्चा हुआ है। अब मैंने बोला है कि भैया बच्चे का वजन 80 ml पर केजी के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ठीक है, तो 80 का इंटू कर लो आप 3 में, 80 का इंटू कर लो 3 में, 8 8 दून 16, 8 तिया 24, 240। ठीक है, तो इसका जो बेबी वेट के अकॉर्डिंग एमएल पर केजी के अकॉर्डिंग जो 240 ml उसके अंदर ब्लड नॉर्मल माना जाएगा। क्लीन करके आगे बढ़ता हूँ मैं, 80 ml पर केजी बॉडी वेट। ठीक है, नॉर्मल रेस्पायरेशन रेट ऑफ न्यूबॉर्न, हाँ, नवजात शिशु जो नया बच्चा जन्मा है उसके अंदर जो रेस्पायरेशन रेट होती है वो किसके अकॉर्डिंग होती है, मतलब कितनी होनी चाहिए? 40 से 80 बीपीएम। ठीक है, ब्रीथ पर मिनट, बीपीएम का मतलब ब्रीथ पर मिनट। ठीक है, 30 से 60 ब्रीथ पर मिनट, 20 से 30 ब्रीथ पर मिनट। इसके जो राइट आंसर मैं बता दूंगा इस आपको, राइट आंसर होगा 30 से 60 ब्रीथ पर मिनट। जो एक नए बच्चे का जो श्वसन की दर होती है, सांस लेने की दर होती है, वो होनी चाहिए 30 से 60 ब्रीथ पर मिनट। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये भी कहीं ना कहीं एग्जाम में आता है। आगे बढ़ता हूं मैं, हीमोग्लोबिन लेवल इन न्यूबॉर्न बेबी, यानी कि बच्चे में हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होनी चाहिए। ये भी बेसिक सा क्वेश्चन है, इसका आंसर दे देता हूं मैं, जिसका राइट आंसर होगा गाइज, आप लोग मुझे बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ, ये क्वेश्चन आपके लिए है कि जो हीमोग्लोबिन की नॉर्मल मात्रा कितनी होती है, जल्दी बताओ गाइज मुझे। बेसिक सा क्वेश्चन है कि भाई 18, डेफिनेटली जो 18% के आसपास जो है बच्चे की होनी चाहिए, नए जन्मे बच्चे की। ठीक है, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन था। अब देखते हैं, व्हाट इज रीजन डिफरेंट लेवल ऑफ हीमोग्लोबिन मेल एंड फीमेल। अब इसका जवाब दो, 21 तोपों की सलामी मैं तुमको दूंगा। ठीक है, बोलना है कि भैया क्या कारण है, महिला, जैसे कि हमें पता है भैया महिलाओं में ब्लड थोड़ा कम होता है, हीमोग्लोबिन कम होता है, और पुरुषों में अधिक हीमोग्लोबिन होता है। कारण क्या है? क्या मेंस्ट्रुएशन, महिलाओं में मासिक धर्म होता है, उसमें रक्त प्रवाह होता है, उसके कारण हो सकता है क्या? या फिर एज डिफरेंट, उम्र का अंतर, क्या हो सकता है, बताओ आप मुझे कमेंट करके। नेचुरली, प्राकृतिक, भगवान ने ऐसा ही बनाया, ऐसे बोल दो आप। ये क्या, ये कारण है, ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। देखो इसका बेसिक सा जो क्वेश्चन है, मेंस्ट्रुएशन डेफिनेटली एक कारण हो सकता है, मेंस्ट्रुएशन, बट इसका एग्जैक्टली कोज माना गया है वो होता है टेस्टोस्टेरोन हॉर्मोन्स। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन हॉर्मोन्स की वजह से महिलाओं का जो हीमोग्लोबिन का लेवल है, ठीक है, लेवल ऑफ हीमोग्लोबिन वो कम होता है मेल के कंपैरिजन में। ये चीज ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, टेस्टोस्टेरोन हॉर्मोन्स के कारण जो है उसमें डिफरेंट आता है। आगे बढ़ता हूं मैं, a newborn highest chance of hyper हाइपोग्लाइसेमिया ड्यू टू, यानी कि बच्चे के अंदर शुगर कंटिन्यू देखते हैं, चेक करते हैं। हाइपोग्लाइसेमिया क्या होता है? हाइपो मतलब ज्यादा, हाइपर मतलब ज्यादा, हाइपो मतलब कम, यानी कि उसका शुगर लेवल कम होना। यानी कि हाइपर मतलब अधिक होता है, हाइपो मतलब कम होता है, हाइपर मतलब ज्यादा होता है, हाइपो मतलब कम होता है। यानी कि हाइपोग्लाइसेमिया इनमें से
क्या कारण है कि संभावना हो सकती है? क्या बच्चे का इमेच्योर लंग्स की वजह से क्या प्रॉब्लम हो सकती है क्या? देखो क्वेश्चन बेसिक सा पूछा है कि यानी कि जो बच्चा रहता है ना, उसको कंटिन्यू माँ का दूध पिलाने को बोलते हैं, ठीक है। धीरे धीरे हम लोग उसे शुगर का सेवन करवाते हैं, उसके शुगर टेस्ट भी करते हैं। तो क्या होता है बच्चे में जो कभी कभी कम हो जाता है, शुगर कम हो जाता है, वो हाइपो में चला जाता है बच्चा। तो अगर कम होता है तो उसका कारण क्या है, एक्चुअल में क्या दिक्कत है? लंग्स की दिक्कत है क्या? उसे इमेच्योर लीवर यकृत में दिक्कत है, ठीक है। क्या उसको किडनियों में प्रॉब्लम है? क्या उसको इमेच्योर ऑफ इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम है? इसका जो राइट आंसर जल्दी आप मुझे कमेंट करके बताओ, इसका क्या कारण हो सकता है। क्लीन करता हूँ इसको, एक्सप्लेनेशन समझाता हूँ आपको कि इमेच्योर ऑफ लीवर, लीवर के जो है लीवर के प्रॉब्लम की वजह से लीवर अविकसित यानी कि लीवर में अगर कोई कॉम्प्लिकेशन रहता है तब बच्चे में हाइपोग्लाइसेमिया की कंडीशन बनती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा गाइस आपका इमेच्योर लीवर, ठीक है। न्यूबॉर्न बेबी में हाइपोग्लाइसेमिया, ठीक है। आगे बढ़ता हूं मैं। गाइस अगर वीडियो समझ में आ रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ठीक है, ताकि आपको और भी इस तरह की वीडियो मिलेगी मेरे से, ठीक है। और लाइव क्लासेस बिल्कुल रखेंगे डेफिनेटली लाइव। और दूसरी चीज़, अगर एक चीज़ और डिस्कस करता हूँ, किसी बच्चों ने बुक भी खरीदी थी हमसे, बुक लिया था। टाइम लगता है, विलेज एरिया में बिल्कुल टाइम लगता है। बहुत सारे बच्चों को ऑलरेडी बुक मिल चुकी है, बहुत सारे को नहीं मिली है। और अगर नोट्स वगैरह चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी, वहाँ पर जाओ, वहाँ से डायरेक्टली इंडियन मेडिकल लेक्चर हमारा ऐप ऑलरेडी क्लास प्लस थोड़ा बनाया गया है, बन चुका है, प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। प्ले स्टोर पर जाओ, इंडियन मेडिकल लेक्चर डालो, वहाँ से डाउनलोड करो, सब चीज़ें उसमें मिल जाएगी आपको, ठीक है। अब देखिएगा, हाउ मच कटिंग डिस्टेंस ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड फ्रॉम अम्बिलिकस। दो चीजें हैं इसमें कि बोलना है, क्वेश्चन क्या पूछना है कि जब बच्चे का जन्म होता है, जब उसके अम्बिलिकल कॉर्ड को काटा जाता है तो पेट में अम्बिलिकस यानी कि नाभि, ढूंढी जिसे हिंदी में कहते हो आप नॉर्मल लैंग्वेज में, तो जो आपकी नाभि होती है, नाभि से नाभि नाल के कितनी दूरी पे कट लगाना चाहिए, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है हाई लेवल पे। देखिएगा, अम्बलाइकस क्या होता है? अम्बलाइकस उसकी पेट, ठीक है। देखो इसको ऐसे बताता हूं मैं आपको। इसका जो राइट आंसर, पहले राइट आंसर समझ लो। इसका जो राइट आंसर होगा 3 से लेकर 3.75 सेंटीमीटर तक की दूरी से हम लोग उसको कट करते हैं, ठीक है। अब ये अम्बलाइकस और अम्बलाइकल क्या होता है, ठीक है। बच्चे की यहां से लेकर जो उसका पेन लेने दो मुझे, यहां से लेकर ये यहाँ से लेकर ये अम्बलाइकस है और ये अम्बलाइकल कॉर्ड, कितनी डिस्टेंट रखना है इसमें? इसमें जो डिस्टेंट रखी जाती है, जो डिस्टेंट आपको रखी जाती है वो होनी चाहिए आपकी नॉर्मली 3.75 सेंटीमीटर। इतने डिस्टेंस से हम लोग कट लगाते हैं, ये क्वेश्चन पे पूछा गया है। पहले आगे बढ़ता हूं। विच कलर आइडेंटिफिकेशन बैंड यूज फॉर दी अ गर्ल न्यूबॉर्न। हॉस्पिटल में जब बच्ची का, बेबी गर्ल का जब जन्म होता है तो बेबी गर्ल के जन्म के समय में कौन सा बैंड यूज करते हैं? ब्लू, पिंक, ग्रीन या रेड? बेसिक सा क्वेश्चन, इसके लिए जो बेसिक क्वेश्चन है, पिंक। लड़कियों के लिए पिंक और लड़कों के लिए ब्लू। जब भी बच्चे लड़के का जन्म होता है तब ब्लू बैंड उसके हाथ में बांधते हैं हम लोग। इसको क्लीन करके आगे बढ़ता हूं पहले मैं, ठीक है। पिंक कलर का कुछ इस तरह के बैंड होते हैं गाइस, इस तरह के बैंड हाथों में बांधे जाते हैं। लड़कियों में पिंक बांधते हैं और लड़कों में ब्लू बांधते हैं, ठीक है। लड़कियों लड़कों में अंतर होता है, ठीक है, बैंड में अंतर होता है, ठीक है। आई होप कि गाइज आपको ये बेसिक से इतने क्वेश्चन समझ में आए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग यूर इंडियन मेडिकल लेक्चर। डिस्क्रिप्शन में लिंक है इंडियन मेडिकल लेक्चर की, जाओ, जाके वहां से आप लोग नोट्स वगैरह ले सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।